तो गुड इवनिंग, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक और आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले। जैसा कि आप सभी को पता है और जिन्हें नहीं पता है वो लोग जान लीजिए, क्योंकि पैरामेडिकल की जो हमारे यूट्यूब पर क्लासेस चलती है, ठीक है, पैरामेडिकल के लिए यूट्यूब पर जो क्लासेस चलती है वो आपको 8 बजे डेली शाम में चलती है, ठीक है। किसी कारण की वजह से कल टेक्निकल इशू के कारण आपकी वीडियो नहीं अपलोड हो पाई। वीडियो आपकी तैयार थी, क्लासेस तैयार थी, मगर टेक्निकल इशू के कारण आपकी ये क्लासेस नहीं हो पाई दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग इस पे बात करेंगे। आज हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग नहीं आए हैं उनके पास शेयर कर दीजिए कि क्लासेज आपके स्टार्ट हो गई है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको दिख ही रहा है, चलिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है। यानी कहने का मतलब विलोम शब्द नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको 3 विलोम शब्द दिख रहे हैं और 1 विलोम शब्द नहीं है। तो आंसर आपको बताना है कौन सा राइट होगा। और जो लोग हमारे इस चैनल पे नए होंगे, पहली बार होंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दोस्तों घंटे का आइकन को ऑल कर ले, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, सभी लोग मिलाते चलिएगा। देखिए सफल का विलोम शब्द नहीं करता, तो सफल का सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं विलोम क्या होता है। तो होता है विफल या असफल या निष्फल, यानी कि किसी भी काम में आपका पूरा कंप्लीट नहीं होना, किसी भी तरह का अंकट आ ही जाना, संकट आ ही जाना। और देखिए सफल कहने का मतलब, यदि आप लोग किसी एग्ज़ाम में बैठते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझना, यदि आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हो तो कहते हो कि मेरा एग्ज़ाम रिजल्ट आ गया, ठीक है, मतलब नौकरी वाला एग्ज़ाम में मैं बात कर रहा हूँ, और नौकरी लग जाता है, तो उसको आप लोग क्या कहोगे, उस एग्ज़ाम को क्या कहोगे जब नौकरी लग जाएगा तब? क्योंकि सफल हो गया, उत्तीर्ण हो गए हम उस एग्ज़ाम में, तब ना जा कर के हमको नौकरी लगा। तो वही है, सफल का विलोम कौन सा नहीं है, तो उत्तीर्ण। इसका कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द भी है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहता है दोस्तों, राम कृष्ण में कौन सा समास है। देखिए राम और कृष्ण में कौन सा समास आपको दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए है द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी है निज समास, ऑप्शन नंबर डी है कर्मधारय समास। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और फंसाने के लिए भी मिलेगा, ऐसा ही ऐसा। तो चलिए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास में क्या कहता है मालूम है, दोनों पद प्रधान होता है। तो राम और कृष्णा में दोनों पद, न राम भी प्रधान है और कृष्णा भी प्रधान है। तो यहाँ पे जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है जी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए वाले का राइट है, बहुत अच्छा, यहाँ पे ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यहाँ पे, विसर्ग संधि अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द का बताइए। यानी कि गलत वर्ड का यूज किया हुआ है इसमें, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें सही शब्द का यूज वाला बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अ जोर धो जोर पतन, ऑप्शन बी है अध जोर पतन, ऑप्शन नंबर सी है अधो पतन, ऑप्शन नंबर डी है अ जोर धो जोर, धो जोर नहीं है मतलब पतन है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, सभी लोग मिलाते चलिएगा। विसर्ग संधि को अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुद्ध शब्द को बता रहे हैं। देखिए मेरा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाले जो बता रहे हैं ना, उनका राइट है, अधः जोर पतन। देखिए जब भी संधि आएगा ना तो 3 भाग में कहियो नहीं टूटेगा, ये तो ध्यान रखना। 3 भाग में आपका कभी भी नहीं टूटेगा, तो हमेशा याद रखना 2 भाग में टूटेगा। तो देखिए अब 2 भाग में तो ये है और एक विसर्ग वाला है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विसर्ग संधि का, तो विसर्ग संधि कहने का मतलब उसका फर्स्ट वाला जो पद होगा उसमें विसर्ग लगना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाले में जा करके विसर्ग लगा हुआ है, तो हमने सही बांट दिया। तो आप लोगों को भी इस तरीके से क्वेश्चन से ही आंसर ढूंढना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहता है, निम्न वाक्य में लिंग संबंधित संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित करना। यानी कि ये सब वाक्य जो दिख रहे हैं इसमें आपको जो लिंग होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इसको ध्यान में रखते हुए वाक्य को सही चुनना है। चलिए देख लेते हैं हम भी वाक्य कैसा कैसा है। ऑप्शन नंबर ए है वह बुद्धिमान स्त्री है, हाँ जी। ऑप्शन नंबर बी वह बुद्धिमती स्त्री है, हाँ जी। ऑप्शन नंबर सी है वह बुद्धिमानी स्त्री है। चलिए ऑप्शन नंबर डी कहता है वह बुद्धिमाती स्त्री है। तो देखिए आप सभी लोग पहले आंसर बता दो कि कौन सा राइट होगा। हमको तो पता लग गया जी कौन सा राइट होगा।
तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर जी। देखिए मेरे तरफ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो लोग बी बता रहे हैं ना उनका राइट है। अब कैसे बी होगा इसको समझो। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि लिंग को ध्यान रखते हुए वाक्य सही चुनना, यही क्वेश्चन का कहना है। तो हम लोग पढ़ते हैं, पहला पढ़ते तो कहता है वह बुद्धिमान स्त्री है। स्त्री कहने का मतलब स्त्रीलिंग शब्द का यूज करना है। अब देखिए, अब दूसरा नंबर ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं, वह बुद्धिमती स्त्री है। देखिए श्रीमती का आप सभी लोग सुने हैं, कभी कभी बोलते हैं श्रीमती पूनम देवी, श्रीमती कोई भी लड़की का नाम, ठीक है, एनीबॉडी, कोई भी लड़की का नाम ले लीजिए तो श्रीमती का यूज होता है। तो मती हमारा खास करके किसके लिए यूज होता है जी? तो गर्ल्स के लिए, औरत के लिए, यानी लेडीज़ के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वह बुद्धिमती स्त्रीलिंग है, स्त्री है, तो यहाँ पे सूट भी कर रहा है, बुद्धिमती स्त्री है। हाँ जी, तो देखिए इस तरीके से आपको आंसर पढ़ना है। बुद्धिमानी तो होता नहीं है, बुद्धिमाती तो कहियो नहीं होगा। बुद्धिमान स्त्री हो सकता था, लेकिन बुद्धिमान हम लोग किस में लगाते हैं? जेंट्स वाले में। और वही अगर स्त्रीलिंग में यदि आ जाए कि वह बुद्धिमती कह सकते हैं बुद्धिमती इस लड़की है, बुद्धिमती लड़का है, कभी सुने हैं? हाँ, बुद्धिमान लड़का है, ये सुने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अंतः जोड़ राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। देखिए अभी मैंने बताया आपको कॉन्सेप्ट पकड़िए तो कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और इसका आंसर का निजाद क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 कहता है स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी कहता है विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी है व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी है दीर्घ संधि। अंतः जोड़ राष्ट्रीय। हाँ जी, सभी लोग ध्यान दे करके बताइए। देखिए सभी लोग का सही आंसर आएगा, बस ध्यान देने की बात है क्वेश्चन पे। चलिए हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा, हाँ जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी लोग विसर्ग आ रहा है। और मैंने बताया अभी कुछ देर पहले ही बताया पिछला क्वेश्चन में कि प्रथम पद में यदि विसर्ग दिख जाए तो वो कौन सा संधि में चला जाएगा मालूम है? विसर्ग संधि में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाले कर रही थे जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, बी होगा। ठीक है, समझते चलिए, बहुत मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में। शेयर नहीं करते यार, शेयर करो। देखो ये क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बच्चे बताते हैं, किनका सही होता है जी। ध्यान देना क्वेश्चन में। निम्नलिखित ध्वनि में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है म, ऑप्शन नंबर बी है प, ऑप्शन नंबर सी है फ, ऑप्शन नंबर डी है भ। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए, सभी लोग ध्यान दीजिए। जो लोग मेरा पेड क्लास किए ना वो यहाँ पे इस गलती को पकड़ लेंगे, और जो लोग बढ़िया से ये व्याकरण को पढ़े हुए वो भी इस गलती को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या गलती है। यहाँ पे गलती मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, प फ ब भ म, प फ ब भ म, यानी कहने का मतलब पवर्ग का टोटल आ जा रहा है। पवर्ग का टोटल एलिमेंट है और क्वेश्चन कर रहा है कि ओष्ठ नहीं है, और पवर्ग जो मालूम है वो ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, पवर्ग हमारा क्या है? ओष्ठ वर्ण है। तो अब इसमें से तो कोनो को नहीं कह सकते हैं कि ओष्ठ वर्ण नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी ध्यान देना। आप सभी को गलत रहेगा तो आपको फुल में फुल मिलेगा, 5 में 5। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं होगा, ओष्ठ वर्ण नहीं है। यदि इन सब से आगे पवर्ग वाला जितना भी आए, अगर इससे बाहर कोई आ गया और पूछ दे कि ओष्ठ नहीं है तो उसी को टिक कर देना। जैसे यदि क आ जाता कोई ऑप्शन में, यदि क दिखता तो हम लोग क को टिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे क है, ये नहीं है। म है तो म हमारा ओष्ठ है, प है तो हमारा ओष्ठ है, फ भी ओष्ठ है, भ भी ओष्ठ है। तो यहाँ पर हम किसी को ओष्ठ नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा, समझदार हो गए हैं। इसी तरीके से आंसर देते रहिएगा, पकड़ते रहिएगा गलत क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहता है आए थे हरि भजन को। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, आसान है। आए थे हरि भजन को ओटन करने, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, निम्न लोकोक्तियाँ का अर्थ बताइए। देखिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऑप्शन नंबर ए है हरि भजन से विमुख होना, ऑप्शन नंबर बी है कपास ओटने लगना, ऑप्शन नंबर सी है तुच्छ कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा राइट होगा? तो देखिए मेरे अनुसार से आप समझिएगा, जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना इनमें से कोई नहीं इनका राइट है। कैसे राइट है सर? देखिए जो लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ना उनका राइट है। क्या है कि देखो इस लोकोक्तियाँ को पढ़ो और अपने से अर्थ निकालने की कोशिश करो, जैसे मैं निकाल रहा हूँ। देखिए सुनिएगा, आए थे हरि भजन को
ओटन लगे कपास, यानी कि देखिए आए थे किसी एक काम करने को, यानी किसी, मान लिया हम लोग एक काम करने के लिए आए हुए थे, अब करे लगे ओटन यानी कपास धोबे लगे, तो यानी इसका कहने का मतलब आया था तुम ए वाला काम करने के लिए लेकिन करे लगा बी वाला, तो यानी इसका अर्थ कहने का मतलब है कि आप आए थे दूसरे काम को करने के लिए और कर रहे हैं कौन सा काम। तो यहाँ पे तो ऐसा अर्थ तो दिख नहीं रहा, ये कह रहा है कि हरि भजन से विमुख होना, तो ऐसा तो इसका अर्थ नहीं है। कपास ओटने लगना ये भी अर्थ नहीं है, तुच्छ कार्य करना ये भी अर्थ नहीं है, तो यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर डी ही ना राइट होगा। क्या इसका अर्थ होगा, तो आए थे किसी काम को करने के लिए, किसी पहले काम को और कर रहे हैं दूसरा काम, ये होगा अर्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहता है, देख सकते हैं आप सभी लोग, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए वो लोकोक्तियाँ था, अब ये मुहावरा आ गया। आस्तीन का सांप होना, देखिए मैं लिख रहा हूँ आस्तीन का सांप होना, इसका अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है विषायुक्त होना, ऑप्शन नंबर बी है चंचल होना, ऑप्शन नंबर सी है विश्वासघाती होना, घाती वाला, ऑप्शन नंबर डी है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो बहुत अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे सभी लोग मिलाइएगा जी, जो लोग आंसर कर रहे हैं, जो लोग नहीं आंसर कर रहे हैं, जो लोग केवल सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्तीन का सांप होने का मतलब होता है विश्वासघाती वाला, यानी कि कभी भी आपके साथ धोखा दे सकता है, विश्वासघाती कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक वाक्य बताता हूँ, मेरा मित्र आस्तीन का सांप है, मेरा मित्र आस्तीन का सांप है, यानी कि मेरा मित्र विश्वासघाती है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है रसराज की संज्ञा दी गई। देखिए रसराज की संज्ञा कौन सा रस को दिया गया, आपको पता होना चाहिए। रस टोटल कितना है जी, रस टोटल कितना है आप सभी को पता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए करुण रस को, ऑप्शन नंबर बी है श्रृंगार रस को, ऑप्शन नंबर सी है शांत रस को, ऑप्शन नंबर डी है वीर रस को। देखिए रस कितने, जल्दी से बताना, तो कमेंट में, ये आपके लिए HW रहा, रस कितने हैं, रसों की संख्या कितनी है, जैसे करुण रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, शांत रस, टोटल कितना है बताना, तो कमेंट में मैं देख लूँगा। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद मैं सबका देखूँगा कमेंट की कौन कौन से सही आंसर किए हैं। चलिए देखिए जो रस राज की संज्ञा दी गई है वो है श्रृंगार रस को। ठीक है, यहाँ पे श्रृंगार रस को रस राज की संज्ञा दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी वाले का राइट है। और जिनको नहीं पता है तो वो लोग याद करते चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कहता है निम्न में से अशुद्ध बताइए। अशुद्ध वाक्य इसमें से आपको कौन दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए सौंदर्यता, ऑप्शन नंबर ए सौंदर्य, ऑप्शन नंबर सी है सुंदरता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छा, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी वाले का राइट है, इनमें से कोई नहीं। ये सभी सही ढंग से लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पे ना ए गलत है, ना बी गलत है, ना सी गलत है, ये सभी क्या है शुद्ध है। तो ये पूछ रहा है अशुद्ध है, तो लेकिन हम तो शुद्ध तो बताएंगे नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इनमें से कोई है ही नहीं ऑप्शन में अशुद्ध। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप सभी लोग अपना ज़रूर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।